हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए पहला प्रैक्टिस सेट। तो साथियों, जैसा कि एनटीपीसी एग्जाम स्टार्ट हो रही है जून के महीने में और आज 1 मई हो चुका है, यहाँ से आपके पास केवल 1 महीने बाकी रह गए हैं। तो साथ ही यदि आप भी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करें, चाहे ग्रेजुएट लेवल की चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल की, तो आप जानते हैं इसमें 2 पेपर होता है, पहला पेपर और दूसरा पेपर। पहला पेपर में सबसे अधिक 40 क्वेश्चन जीके का आता है, 30 क्वेश्चन मैथ का आता है और 30 क्वेश्चन रीजनिंग का। यही 3 सिलेबस रहता है, जीके जीएस मैथ रीजनिंग। पहला पेपर 100 क्वेश्चन का होता है, जो कि 100 नंबर का, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग। उसके बाद साथ ही जब आप लोग CBT 1 पेपर को क्वालिफाइंग करते हैं तो CBT 2 पेपर होता है, सबसे अधिक 50 क्वेश्चन जीके जीएस का रहता है CBT 2 में। उसके बाद 35 क्वेश्चन मैथ का और 35 क्वेश्चन रीजनिंग का, बिल्कुल सेम जैसा कि आपका आरपीएफ एग्जाम होता है। रेलवे का जो आरपीएफ एग्जाम होता है सेम सिलेबस तो यही रहता है, 50 क्वेश्चन जीके जीएस का और 35 क्वेश्चन मैथ का और 35 क्वेश्चन रीजनिंग का। टोटल साथ ही 120 क्वेश्चन का, 120 नंबर का। तो यहाँ से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। तो साथी 2025 का रेलवे का 3 एग्जाम बाकी हैं। कल से साथी ALP CBT 2 एग्जाम स्टार्ट हो रही हैं। तो ALP CBT 2 एग्जाम के सभी स्टूडेंटों को भाई बेस्ट ऑफ लक, उनका पेपर बहुत अच्छा जाए। 2 और 6 तारीख को ALP का एग्जाम समाप्त होगा। उसके बाद साथी रेलवे भर्ती बोर्ड का नोटिस आ चुका है कि आप जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी अभी कोर्ट में केस चल रहा है, जिसका फैसला 26 जुलाई को आने वाली है। तो जब एनटीपीसी एग्जाम स्टार्ट होता है तो साथ ही 1, 2 या 10 दिन में ये पेपर समाप्त नहीं होता है, लगभग ये 2 महीने तक चलने वाली है, क्योंकि आरटीआई की रिप्लाई आ चुका है कि 1 करोड़ से अधिक फॉर्म अप्लाई हुआ है दोनों पोस्टों के लिए, ग्रेजुएट प्लस अंडर ग्रेजुएट वालों का। तो इस तरह से साथ ही कंपटीशन थोड़ा सा हाई होने वाली है। तो आज 1 मई है, तो क्लास यहाँ से आप सभी के बहुत अच्छी से स्टार्ट होने वाली है। 26 जुलाई को तो पहले ग्रुप डी की फैसला आएगी, तो उससे पहले क्या करना है कि एनटीपीसी एग्जाम को कंडक्ट कराकर उसे समाप्त करना है। क्योंकि देखिए, जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं सेम स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों के साथ ही बीच में नहीं फंसाना है। तो रेलवे का क्या काम है कि वो पहले एनटीपीसी का अगले महीने से स्टार्ट लेगा, तो कम से कम साथ ही 15-20 जुलाई तक पेपर समाप्त हो जाएगी। फिर बारी आएगी ग्रुप डी का। उसके बाद साथ ही एसएससी का एग्जाम बाकी है। आप सोच रहे हैं साथी कि एसएससी का भी नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, क्योंकि टीसीएस कंपनी हट चुकी है। जो आपका एग्जाम लेने वाली थी 2025 में, हर एक एग्जाम टीसीएस पहले लेती थी, लेकिन अब साथी वो अपना जिम्मा हटा लिया, वो अब एग्जाम नहीं लेगी, दूसरी कंपनी लेगी एग्जाम। इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वो थोड़ा सा अपना सब सिस्टम उस्टम बैठा रहे हैं, वो अपने सही टाइम पे सब एग्जाम करा लेंगे। तो यहाँ साथी यहाँ से हमारी तैयारी अब शुरू हो चुकी है। यदि आप भी साथी एनटीपीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करें तो 3 सिलेबस आपको पढ़ना है, एक मैथ पढ़ना है, एक रीजनिंग पढ़ना है और एक साथी साइंस पढ़ना है। मैथ, रीजनिंग और साथी आपका जीके जीएस, यानी जीके जीएस में जीके साइंस दोनों मिलाकर। ओके, ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, यहाँ से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आज आपको टारगेट 35 का मिल रहा है। आज पहले प्रैक्टिस सेट में पहला 35 क्वेश्चन का टारगेट मिला है। कल साथी जो आएगी ये पूरा पेपर का मिक्स आएगी, यानी जीके जीएस रहेगा, मैथ रहेगा और रीजनिंग रहेगा। और डेली क्लास साथी शाम को 6 बजे आएगी एक, और एक शाम को 7:30 बजे। ये डेली क्लास की टाइमिंग है। तो चलिए दोस्त, आज पहले प्रैक्टिस सेट को हल करते। तो अपनी तैयारी को आप लोग परखिएगा कि आप सभी के क्या 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से पूरा कर लिए हैं, वो केवल मॉक टेस्ट पे ध्यान दे रहे हैं। तो ये क्लास आप एक तरीके से मॉक टेस्ट लीजिएगा। ओके, तो पहला प्रश्न देखेंगे, सिंधु दर्शन महोत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? सिंधु दर्शन महोत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में मनाए जाते हैं। पहले का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 2। हर साल पराक्रम दिवस किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती पर मनाया जाता है? पराक्रम दिवस 23 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। बताइए कि किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती पर मनाया जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 3। बड़े बांधों के किस पहलू की आलोचना नहीं की गई है? बड़े बांधों के किस पहलू की आलोचना नहीं की गई है? तो मनोवैज्ञानिक की। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 4।
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से समिति की सिफारिश द्वारा जोड़ा गया था। यानी साथ ही भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश द्वारा जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है? तो ये भाग 9 में किया गया है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? सेंट थॉमस बेसिलिका चर्च किस राज्य में स्थित है? सेंट थॉमस बेसिलिका चर्च ये किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड की गुआ खदानें निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? झारखंड की गुआ खदानें किस खनिज से संबंधित है? तो साथ ही याद रखिए लौह अयस्क से। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? सागा दावा त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? सागा दावा त्यौहार ये किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है सागा दावा त्यौहार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो साथ ही टीसीएस जब पहले एग्जाम लेती थी तो सबसे अधिक स्टैटिक जीके का सवाल पूछता था, लेकिन इस बार कोई दूसरी कंपनी एग्जाम कराएगी तो उनका देखते हैं भाई किसमें से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो भाई इस बार रोचक रहने वाला है, सवाल कैसा पूछा जाएगा, लेकिन सारे सवाल तो भाई प्रीवियस ईयर के आने वाले हैं। तो जो पहली एग्ज़ाम होगा ना रेलवे का, चाहे एनटीपीसी तो शुरुआत होगा, क्योंकि एलपी का तो कल एग्ज़ाम होने वाला, वो टीसीएस ने अपना पेपर पहले से ही बना दिया था। तो अब देखा जाएगा साथ ही एनटीपीसी में किस तरह का सवाल आता है। तो संविधान के किस भाग में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भारत के किस भाग में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भाग 3 में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथी? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 10। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1969 में इंदिरा गांधी द्वारा कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो इंदिरा गांधी थी इनके द्वारा साथी 1969 में कुछ निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, लेकिन कितने बैंकों का? तो टोटल 14 बैंकों का। तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 11। मोनाजाइट अयस्क भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की रेत में पाया जाता है? मोनाजाइट अयस्क भारत की किस राज्य की रेत में पाया जाता है? तो केरल राज्य में पाए जाते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 12। चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुई थी? तो साथी चौरी चौरा की घटना किस वर्ष में हुई थी? तो 1922 में हुई थी। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर। और 1921 में कौन सी विद्रोह हुआ था भाई? तो मोपला विद्रोह हुआ था। 1920 में साथी कौन सा युद्ध हुआ था? तो असहयोग आंदोलन हुआ था। 1919 में पंजाब का जो अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये 1919 में हुआ था। 1922 में साथी चौरी चौरा की घटना हुई थी। नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? ऑप्शन देखिए और उस नदी के नाम बताइए जो अरब सागर में मिलती है। क्या तीस्ता नदी है, नर्मदा, कावेरी या कृष्णा नदी? तो साथी केवल नर्मदा नदी है जो कि ये अरब सागर में मिलती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो साथी यदि आप भी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करें तो एक हमारा इसमें ग्रुप बनेगा। देखिए इसमें लगभग 10,000 से 15,000 भाइयों को ऐड करना है। जब एग्ज़ाम डेट आएगा तो हमने जितना भी आपका रेलवे एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं, आप एनटीपीसी के पिछले वर्षों की बात करें, चाहे आरपीएफ का, चाहे साथी एएलपी का, टेक्नीशियन का, जितनी भी आपका ग्रुप डी के एग्जाम हुए, जितने पिछले साल में जीके जीएस का सवाल पूछे गए हैं वहीं से सारे सवाल आने वाले हैं। क्योंकि देखिए 2000 जो आपका 25 में या 24 में रेलवे के एग्जाम हुए सारे क्वेश्चन साथी प्रीवियस ईयर के ही पूछे गए थे। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा लगा लेनी चाहिए कि अब जितना भी सवाल आएगा आपके पेपर में, चाहे एनटीपीसी की बात करें चाहे ग्रुप डी में, तो साथ ही सेम प्रीवियस ईयर के सवाल आने वाले हैं। तो यहाँ से हमारी तैयारी होने वाली बहुत ज़बरदस्त तरीके से। एक शाम को 6 बजे और एक साथी शाम में 7:30 बजे, ये डेली क्लास की टाइमिंग रहेगी। आप जरूर नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। ओके बिल्कुल। तो वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या कार्य था?
यानी वैदिक ग्रंथों के अनुसार जो संघहित्री था इनका काम क्या था? तो भाई इनका काम था कोषाध्यक्ष या खजांची का। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा त्यौहार प्रतिवर्ष जनवरी में नहीं मनाया जाता है? तो इनमें से कौन सा त्यौहार साथी जो कि भाई जनवरी के महीने में नहीं मनाया जाता है? तो ऐसा कौन सा त्यौहार है? तो भाई ओणम त्यौहार है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओणम किस राज्य का है? तो केरल का है। आप जानते हैं साथी केरल राज्य में ओणम मनाया जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 16। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट संसद में कब पेश किया गया? स्वतंत्र भारत का जो पहला केंद्रीय बजट है ये संसद में कब पेश किया गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 26 जनवरी 1947 को। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है? तो साथी भारतीय संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है? तो 74वां संविधान संशोधन। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान है? तो साथी भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 19। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है ये? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथी? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो साथी ऐसी कौन सी नदी जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा नदी है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 21 क्या दे रखा है? किस वर्ष में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? तो आप जानते हैं साथी बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो किस वर्ष में किया था? तो ये 1905 में किया था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार कृषि से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा त्यौहार कृषि से संबंधित नहीं है? देखिए लोहड़ी तो भाई कृषि से संबंधित है, पोंगल भी है, वैसाखी भी है, लेकिन दिवाली नहीं है साथी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 23। हिंदू धर्म में अद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हिंदू धर्म में अद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आदि शंकराचार्य ने किया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो साथी इनमें से कौन पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? देखिए जो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है भूतापीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा भी है, ज्वारीय ऊर्जा, लेकिन साथी नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। तो यहीं से क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 25 नंबर का राइट आंसर दीजिए और अपनी तैयारी के साथ ही जरूर परखेंगे। याद रखना है भारत सरकार के केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? भारत सरकार के केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री साहब होते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथी? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 26। ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1773 में किया गया था। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा साथी? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 27। भारत विश्व व्यापार संगठन यानी WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य कब से है? WTO का मुख्यालय आपसे पूछ दे तो, हेडक्वार्टर पूछ दे तो साथी जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। याद रखेंगे साथ इसकी स्थापना 1995 में हुआ था। जिस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी तभी से साथी क्या हुआ था कि भारत इसमें भाई जुड़ गया था, यानी इसका सदस्य बन चुका था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 28।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में हिमालयी नदियों में सबसे पश्चिमी में है? तो इनमें से ऐसी कौन सी नदी जो कि भारत में हिमालयी नदियों में सबसे पश्चिमी है? तो भाई सिंधु नदी है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29। डैश किसके बढ़ने पर धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र घट जाता है? तो साथी जो दूरी के बढ़ने पर, यदि आप जानते हैं कि कोई यहाँ है, यदि यहाँ पे चुंबक रहता है तो इसका क्या होता है भाई, मतलब कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बहुत तगड़ी होता है, यहाँ पे चुंबक बहुत तेज पकड़ लेता है। जैसे इसकी दूरी बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, इसका क्या होगा भाई, धारावाहिक चालक क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी दूरी के बढ़ने पर जो धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र वो घट जाएगी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला आंसर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 30। मानव शरीर के किस भाग में विली उपस्थित होता है? मानव शरीर के किस भाग में विली उपस्थित होता है? तो छोटी आंत में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इनमें से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो भाई एथेन है एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 32। डैश एक भौतिक राशि जिसकी इकाई वोल्ट पर एम्पियर होती है। तो इनमें से कौन सा एक फिजिकल साथी राशि है जिसकी इकाई वोल्ट पर एम्पियर होती है? तो कौन से इनमें से साथी? तो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। यानी साथी आर बराबर वी बाई ए को भाई एम्पियर से डिनोट करते हैं, या तो आर बाई बराबर वी बाई ए भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सिल्वर से कम अभिक्रियाशील होती है? तो इनमें से कौन सी धातु सिल्वर से कम अभिक्रियाशील होती है? तो भाई गोल्ड यानी एयू होती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर 34। एथेनॉल का सजातीय रूप कौन सा होता है? एथेनॉल का सजातीय कौन होता है? तो भाई मेथेनॉल होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन वायुमंडल में ओजोन परत को नष्ट करने के लिए जाना जाता है? तो साथी कौन सा रसायन वायुमंडल में ओजोन परत को नष्ट करने के लिए जाना जाता है? तो याद रहे साथी CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो कि भाई रसायन वायुमंडल में ओजोन परत को नष्ट करने के लिए जाना जाता है। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 36। न्यूलैंड्स द्वारा किन दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया था? न्यूलैंड्स द्वारा किन दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया था? बताएंगे सभी साथी। तो याद रखिए एक तो कोबाल्ट को और एक निकल को, यानी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया है? मशरूम में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? मशरूम में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो मृतजीवी पोषण पाया जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 38। प्राकृतिक रूप से कितने तत्व पाए जाते हैं? बताएंगे सभी साथी। भाई प्राकृतिक रूप से कितने तत्व पाए जाते हैं? चलिए राइट आंसर देंगे आप सभी साथी। तो सर जी देखिए प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर साथी 118 में से, भाई 118 में से तो केवल 94 पाए जाते हैं पृथ्वी पर, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 39। फलों में कौन सा हार्मोन विशेष रूप से अधिक होता है? फलों में कौन सा हार्मोन विशेष रूप से अधिक होता है? तो साइटोकाइनिन होता है, यानी साइटोकिनिन। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 40। मानव वृक्क द्वारा शरीर से उत्पन्न कौन सा नाइट्रोजनी अपशिष्ट बाहर निकाला जाता है? बताइए। तो साथी मानव वृक्क द्वारा शरीर से उत्पन्न कौन सा नाइट्रोजनी अपशिष्ट बाहर निकाला जाता है? तो यूरिया और यूरिक एसिड। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक उच्चतम है? तो किसका क्वथनांक उच्चतम है इनमें से? तो एल्काइन का। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर
42। पहचाना जाने वाला पहला फुलरीन कौन था भाई? पहचाना जाने वाला पहला फुलरीन कौन था? तो आप जानते हैं साथी सी 60। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन गैस मुक्त करने में सक्षम है? तो इनमें से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन गैस मुक्त करने में सक्षम है? तो भाई यानी लीड यानी सीसा। तो मेरे दोस्त डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 47। सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं? सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं? तो याद रखिए अम्लीय होते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 बताइए। जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, यानी साथी CO निकलती है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 46। प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाले लवण का pH मान क्या होता है? तो साथी प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाले लवण का pH मान क्या होता है? किनके बराबर होता है? तो याद रखिए 7 से अधिक pH मान होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 47। ओजोन सांद्रता को मापने के लिए सबसे आम इकाई कौन है? ओजोन सांद्रता को मापने के लिए तो भाई डॉप्सन है, जो कि सबसे आम इकाई है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 48। ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो भाई प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 49। एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो भाई विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन 50 बताएंगे आज के इस सेशन का, और आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? तो कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील इनमें से? तो भाई कैल्शियम है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अपना स्कोर बताइए कि आज की इस पहले प्रैक्टिस सेट में आप सभी कितना स्कोर है और आपकी सभी की तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट करके जरूर बताएंगे। कल से साथी जैसा आपका पेपर होता है, कभी जीके का सवाल मिल जाएगा, तो कभी साइंस का सवाल मिल जाएगा, कभी मैथ का सवाल मिल जाएगा, तो कभी रीजनिंग का। पूरे पेपर का हॉल देखेंगे कल से साथी। शाम को 6 बजे क्लास आएगी रेलवे एग्जामों के लिए, और साथ ही एक शाम में 7:30 बजे आएगी, तो तैयार रहेगा। ओके दोस्त, तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे आप लोग। तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। मिलते हैं साथी कल शाम में 6 बजे एक और क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि।